Study of malaria an example of biological method. अब हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी है बेटा मलेरिया से रिलेटेड। पाकिस्तान समेत जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे ममालिक में मलेरिया एक आम बीमारी है। इस बीमारी को जांचने के लिए एक सवाल किस तरह से खड़ा हुआ, प्रॉब्लम्स किस तरह से क्रिएट हुई, उनका हल किस तरह से निकालना है, चलिए हम इस स्टोरी में आज पढ़ते हैं। कहते हैं तकरीबन 2000 साल पहले कुछ डॉक्टर्स ऐसे थे जो कि मलेरिया के बारे में तहकीकात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मलेरिया ठंड, बुखार और बार बार दौरे पड़ने वाली एक बीमारी है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आखिर ये हो किस वजह से रहा है। कुछ लोगों का कहना था कि दलदली इलाके की वजह से ऐसा हो रहा है, और जो पानी यहाँ पे ठहरा हुआ है दलदल के करीब उसको पीने की वजह से हो रहा है। ये ऐसा भी हो सकता है कि ठहरे हुए स्टैग्नेंट वाटर जिसे कहते हैं उसकी वजह से एक ऐसी हवा फैली हुई है जिसमें सांस लेने से लोगों को मलेरिया हो रहा है। अब इस हवा को देखते हुए लोगों ने इस बीमारी का नाम इटालियन वर्ड्स मैला मीन बैड, एरिया मीन एयर, यानी बैड एयर, तो इसका नाम इन्होंने मलेरिया रख दिया। मजीद ऑब्जर्वेशंस के लिए कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स भी किए, यानी कि कुछ लोग ऐसे जो कि एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे उन्होंने ठहरे हुए पानी, दलदल के करीब जो ठहरा हुआ पानी था उसको पिया, लेकिन उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। 17वीं सदी में जब नया अमेरिका दरियाफ्त हुआ, कोलंबस ने जब अमेरिका दरियाफ्त किया, बहुत सारे प्लांट्स अमेरिका से यूरोप में भेजे गए अद्वियात बनाने के लिए। अब यहाँ पे एक दरख्त की लकड़ी जिसको कुइना बोला जाता था, बुखार के इलाज में बहुत ज्यादा सूटेबल था, वो भी अमेरिका से यूरोप में ट्रांसफर किया जा रहा था। और बाद में पता चला कि ये इतना ज्यादा मौसर साबित हुआ बुखार के इलाज में कि लकड़ी कम पड़ गई। इनमें से कुछ ऐसे सौदागर भी थे जो कि बेईमान थे, उन्होंने इस लकड़ी को रिप्लेस कर दिया कुइना से सिनकोना में। सिनकोना भी तकरीबन सेम कुइना जैसी ही थी। अब उनकी ये बेईमानी इतनी काम आ गई कि उनकी इस सिनकोना की लकड़ी ने पहले वाली कुइना से ज्यादा असर किया और लोग बीमारी का शिकार होने वाले लोग आसानी से सेहतयाब होने लगे। अब क्या हुआ कि ये जान के लोग बहुत ज्यादा खुश हुए कि सिनकोना के अंदर एक ऐसी केमिकल टाइप चीज पाई जाती है जिसे क्विनीन बोला जाता है। क्विनीन बेसिकली एक पौधा है जिसके अंदर वो केमिकल बुखार के इलाज में मुआवन साबित हुआ। अब इस वक्त क्या हुआ कि बहुत सारे डॉक्टर्स अभी भी इस सिनकोना को लेकर इतने परेशान थे कि आखिर मलेरिया क्या वजह है कि जो ठीक हो रहा है। 200 साल बाद कुछ बीमारियां ऐसी दरियाफ्त की गई जो कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी छोटे छोटे टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रही थी। यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे वो इस चीज की तरफ आ गए कि हो सकता है कि मलेरिया भी छोटे छोटे जानदारों की वजह से हो रहा हो। 1878 में एक फ्रेंच आर्मी डॉक्टर था, उसका नाम था लेवरेन। उसने रिसर्च की और मलेरिया की वजह जानने की कोशिश की। उसने क्या किया कि थोड़ा सा खून ले लिया मलेरियल पेशेंट का, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामाइन किया। उसने देखा कि खून के अंदर छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर्स मौजूद हैं जो कि हिलजुल रहे हैं, जानदार हैं। उसकी इस डिस्कवरी पे बाकी के साइंसदानों ने यकीन नहीं किया। 2 साल बाद एक दूसरे तबीब ने देखा कि वही मलेरियल पेशेंट के अंदर छोटे छोटे जानदार मौजूद है और वो हरकत कर रहे, जानदार है। 3 साल बाद तीसरी डिस्कवरी में भी ऐसा ही हुआ। तीसरी ऑब्जर्वेशन की गई और उसमें भी उन लोगों को मलेरियल पेशेंट के ब्लड में छोटे छोटे क्रिएचर्स नजर आए। उन्होंने इसे प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया। आखिरी 19वीं सदी के दौर में बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के वाकयात रोनुमा हुए जिसकी वजह से ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ी। यानी जो पहले वाली हमने बातें की वो थी सारी की सारी हमारे पास रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम।
अब हम करने लगे हैं ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हम लोग बायोलॉजिकल मेथड के अकॉर्डिंग एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो अब हम ऑब्जर्वेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी की गई कि मलेरिया और दलदली इलाकों का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। नंबर 2, क्विनीन मलेरिया का इलाज करने में बहुत ही मौसर साबित होने वाली दवा है। नंबर 3, दलदली इलाके का पानी पीने से मलेरिया नहीं हो रहा। नंबर 4, मलेरिया से होने वाले जो मरीज हैं उनके खून में प्लाज्मोडियम पाया जाता है। अब हम जानते हैं कि जहाँ पे ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं उसके बाद हाइपोथेसिस भी बनाई जाती है। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या बनी कि मलेरिया को वकूअ पजीर करने वाली जो चीज है वो है प्लाज्मोडियम। अब जहाँ हाइपोथेसिस बन जाती है, हाइपोथेसिस सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। उसको गलत करने के लिए फिर इन्होंने क्या किया कि मजीद इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस की। यहाँ पे जो डिडक्शन बनी, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन होती है ना, तो डिडक्शन क्या हुई कि इफ और देन की लॉजिक इस्तेमाल होती है। अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज कर रहा है तो हर उस बंदे में जो मलेरिया का शिकार है प्लाज्मोडियम होना चाहिए उनके खून में, ठीक है। अब जो उससे नेक्स्ट स्टेप था वो था एक्सपेरिमेंट्स का। एक्सपेरिमेंट किया गया, 100 ऐसे पेशेंट्स ले लिए जिनको मलेरिया था, उनके खून को माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामाइन किया गया। इसके अलावा 100 हेल्दी पर्सन्स के लिए खून को लेकर माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामाइन किया। अब ये एक्सपेरिमेंट कौन सा है? कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बीमार शख्स और सेहतमंद शख्स दोनों का मुवाजना करते हुए जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कंट्रोल ग्रुप कहलाता है। अब क्या हुआ, जब इनका एक्सपेरिमेंट किया गया तो यहाँ पे हमारे पास शो हुआ कि तमाम के तमाम जो मलेरियल पेशेंट थे उन सब के खून के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, जबकि जो हेल्दी पर्सन है, 100 हेल्दी पर्सन, उनमें से 7 ऐसे थे जिनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। यहाँ पे अब सब लोग हैरान हुए, साइंटिस्ट जितने भी थे, कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो बीमार है उनके खून में तो प्लाज्मोडियम मौजूद है और जो सेहतमंद है उनके खून में भी प्लाज्मोडियम मौजूद है, ये क्या बात हुई। फिर पता चला कि असल में ये प्लाज्मोडियम इंक्यूबेशन पीरियड में है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि अभी ये प्लाज्मोडियम छोटे छोटे बच्चे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बड़े होंगे तो इनके जो सिम्टम्स हैं, जो इनके असरात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होंगे बॉडी के ऊपर। पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता कि बुखार हो रहा है या कोई और ठंड लग रही है वगैरह वगैरह, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस हाइपोथेसिस को मद्देनजर रखते हुए कि क्या प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है, तो उन्होंने मजीद ऑब्जर्वेशंस की। कुछ ऑब्जर्वेशंस जो थी उसमें नेक्स्ट जो नंबर 1 पे है वो है कि मलेरिया दलदल से ही ताल्लुक रखती है, और नंबर 2 पे जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि दलदली पानी पीने से मलेरिया नहीं हो रहा। अब इन ऑब्जर्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए ये देखा गया कि मलेरिया का प्लाज्मोडियम के साथ क्या ताल्लुक है और दलदली पानी के साथ इसका क्या ताल्लुक है। 1883 में A.F.A. किंग नामी एक साइंटिस्ट ने, फिजिशियन तबीब था एक, उसने कुछ 20 ऑब्जर्वेशंस की। उनमें से 3 मैं आपको बता रही हूँ जो कि किताब में लिखी हुई हैं कि ऐसे लोग जो कि बाहर सोते हैं, घरों के बाहर खुले आसमान के नीचे, उनको मलेरिया ज्यादा होता है बनिस्बत उनके जो कि छत के नीचे या कमरों के अंदर बंद जगह पर सोते हैं। दूसरे नंबर पे जो उसने बताया वो ऑब्जर्वेशन थी कि ऐसे लोग जो कि जाली के अंदर सोते हैं उन्हें मलेरिया कम होता है बनिस्बत उनके जो कि बाहर सोते हैं जाली के। और नंबर 3 पर उसने ये बताया कि ऐसे लोग जो कि धुएं के करीब या आग के करीब सोते हैं, आग जलाकर, उनको मलेरिया कम होता है बनिस्बत दूसरे लोगों के। अब यहाँ पे किंग की जो ऑब्जर्वेशन थी उसके बाद हाइपोथेसिस बनाई गई। हाइपोथेसिस कुछ इस तरह से थी कि मच्छर प्लाज्मोडियम ट्रांसफर करते हैं उस शख्स में जिसको मलेरिया हो जाता है। यानी कि अब यहाँ पे जो डिडक्शन थी वो कुछ इस तरह से बननी चाहिए थी कि अगर मच्छर प्लाज्मोडियम ट्रांसफर कर रहे हैं हेल्दी पर्सन के अंदर और उसे मलेरिया हो रहा है तो ऑब्वियसली मच्छर का प्लाज्मोडियम से कोई ना कोई ताल्लुक होगा। यहाँ पे रोनाल्ड रोस एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था जो कि इंडिया में 1880 में काम कर रहा था। उसने एक फीमेल एनोफिल्स मच्छर को अलाउ किया कि वो एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करे।
अब फीमेल मच्छर की एनोफिल्स, मच्छर की बहुत सारी टाइप्स होती है ना, तो फीमेल मच्छर की लेने की वजह ये थी कि जो फीमेल मच्छर होती है उसको जरूरत होती है मैमल्स और बर्ड्स के खून की, ताकि उनके जो एग्स हैं वो मैच्योर हो सके। ठीक है, तो अब उसने क्या किया कि एनाफिल्स मच्छर को अलाउ किया कि वो मलेरियल पेशेंट को काटे। अब उसने उस मच्छर को मार दिया और कुछ दिन बाद देखा कि उसके मैदे में प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ठीक है, अब क्या हुआ, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि ऐसा मच्छर लिया जिसके अंदर प्लाज्मोडियम पहले से ही मौजूद था और उसे अलाउ किया कि वो हेल्दी पर्सन को काटे। अब यहाँ पे जो हाइपोथेसिस थी वो दुरुस्त साबित हुई कि ऐसा मच्छर जिसके अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता है वही मलेरिया कॉज कर रहा है। कुछ साइंसदान इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने से बचने के लिए ऐसी तदाबीर इख्तियार करने लगे कि हम कोई और जानवर ले लेते हैं, कोई और चीज ले लेते हैं जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। इंसानी जान तो कीमती होती है, अव्वल तो हर जान ही कीमती होती है, लेकिन इंसानों पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते। तो रोनाल्ड रॉस ने क्या किया, उसने स्पैरो ली, चिड़िया ली और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने फिर दूसरी एक फीमेल क्यूलिप्स मच्छर लिए और उसको अलाउ किया कि वो ऐसी स्पैरो को काटे जिसको पहले से मलेरिया है। अब क्या हुआ, कुछ मस्कीटोज को मार दिया गया और स्टडी किया गया बहुत बार। रोनाल्ड ने ये देखा कि प्लाज्मोडियम मच्छर के मैदे में मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके अलावा वो उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स की तरफ मूव कर रहा है। स्लाइवरी ग्लैंड्स कौन से होते हैं, जहाँ पे थूक बनता है। अब उसने क्या किया कि एक मच्छर को उसने जिंदा रखा और उसे अलाउ किया कि वो हेल्दी स्पैरो को काटे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो मच्छर जिसके अंदर प्लाज्मोडियम था उसने हेल्दी स्पैरो को काटा तो उस स्पैरो को मलेरिया हो गया। यहाँ पे पता चला कि सच में जिस मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता है उसके काटने की वजह से मलेरिया फैल रहा है। आखिर में जो हाइपोथेसिस टेस्ट की गई उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से बनाई गई कि 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट था जिसने एनाफिल्स मस्कीटो को बाइट करवाया एक मलेरियल पेशेंट के साथ। अब क्या हुआ कि मस्कीटो को कुछ दिन रखा गया, उसके बाद उसे अलाउ किया हेल्दी मैन को काटने के लिए। यहाँ पे देखा गया कि वो शख्स मलेरिया की वजह से मर गया। इस तरह से कंफर्म हो गया कि मच्छर ही प्लाज्मोडियम कंटेन करता है और वही मलेरिया कॉज कर रहा है। तो बेटा आज के इस टॉपिक में उम्मीद करती हूँ आपको मलेरिया की स्टोरी से पता लगा होगा कि किस तरह से हमने ऑब्जर्वेशंस की, उसके बाद हमने हाइपोथेसिस बनाए, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंट्स और उसके बाद रिजल्ट बनाया कि मच्छर ही कॉज कर रहा है मलेरिया। तो देखो, सोचो, पूछो, सीखो, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। अल्लाह हाफिज़।